दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में टॉपिक का एनालिसिस करने वाले हैं। आप हमें फेसबुक एवं टेलीग्राम चैनल पर डेली अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला टॉपिक। यह टॉपिक रिलेटेड है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज में जो आर्टिकल आया उससे। इसमें बताया गया है कि जो हाल ही में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का सरकार के द्वारा ड्राफ्ट लाया गया है, उस पर कई पर्यावरण के कार्यकर्ताओं के द्वारा आक्रोश जताया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने 20 दिन का टाइम दिया है सार्वजनिक सहमति के लिए। अब हम समझेंगे पूरी डिटेल से कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है और सरकार ने अपने ड्राफ्ट में किन नए पक्षों को रखा है, एवं साथ में पर्यावरण जो कार्य करता है वो किस बात को लेकर किन आधारों पर इस नोटिफिकेशन की आलोचना कर रहे हैं। ये सब बातें हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा 20 दिनों में अपने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन नोटिफिकेशन 2020 के ड्राफ्ट के लिए आम जनता से सलाह मांगी है, जो पहले 6 अगस्त तक थी। यानी जो पहले अगस्त माह तक देनी थी, उसको कम करके केवल 20 दिन की मोहलत सरकार ने आम जनता को दी है कि आप इस नोटिफिकेशन पर अपनी सहमति दें, या फिर जैसा भी आप अपने विचार प्रकट करना चाहते हो आप हमें कर सकते हैं। तो ये सब बातें आज के इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल से बताई गई है और हम भी डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ये है क्या, वो समझते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है। किसी भी योजना, कार्यक्रम, नीति या प्रोजेक्ट, इन सभी को अंतिम रूप से लागू करने के लिए पर्यावरण के परिणामों का आकलन करना पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कहलाता है। जैसे मान लो किसी भी क्षेत्र में किसी भी कंपनी के द्वारा नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, और वहाँ पर उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले वहाँ के संपूर्ण एनवायरनमेंट की जो परिस्थितियाँ हैं उनका आकलन किया जाएगा। वहाँ पर वन्य जनजीवन, जो भी आदिवासियों का जीवन, जो भी पेड़ पौधे, जो भी अन्य पशु है, उन सभी का एनालिसिस डिटेल से किया जाएगा। अगर वहाँ पर लगता है कि इस प्रोजेक्ट से उनको नुकसान नहीं पहुँचेगा तो उस प्रोजेक्ट को सहमति दे दी जाती है कमेटी के द्वारा, और अगर लगता है कि वहाँ पे नुकसान पहुँचेगा तो वो कमेटी उस प्रोजेक्ट को सहमति नहीं देती है। तो ये जो एनालिसिस है, ये है पर्यावरणीय परिणामों का आकलन करना, यानी पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस प्रोजेक्ट से, इस बात का असेसमेंट किया जाता है EIA यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के द्वारा। इसमें कुछ स्टेप होती है। सबसे पहले क्या होता है, उस साइट का सिलेक्शन किया जाता है कि वो प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। उसके बाद में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का कंडक्ट किया जाता है अपने अधिकारियों के द्वारा। उसके बाद में अप्लाई किया जाता है NOC के लिए, NOC के लिए किसी भी कंपनी के द्वारा। इसके बाद SPCB अरेंज और पब्लिक हियरिंग होती है वहाँ पर, और इसके बाद एप्लीकेशन होती है एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। ये चरण वैसे आपको इतना डिटेल में याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि ऐसे 6 चरण होते हैं, और अल्टीमेटली जो लास्ट का 6 है वो वैसे आप ध्यान रखना कि एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी ये लास्ट में अपनी अनुमति देती है कि वो प्रोजेक्ट हमें इस्टेब्लिश करना है या नहीं करना है। वो चाहे तो कंपनी का जो भी उससे संबंधित सलाह या मशवरा लोगों से मिला है उसको चेंज भी कर सकती है। वो चाहे तो उस कंपनी के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकती है या फिर उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। ये एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी के पास फाइनल में आता है। इसके बाद ये कमेटी उस प्रोजेक्ट को भेज देती है पर्यावरण मंत्रालय के पास में, और पर्यावरण मंत्रालय के पास में अल्टीमेटली ये पावर होता है कि वो उसके लिए क्या रवैया अपनाए। तो ये एक प्रोसेस है, और प्रोसेस के बारे में एक हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए कि इस प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं और कैसे ये काम करता है। अभी तक जो अधिसूचना नोटिफिकेशन जिसके माध्यम से एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का कार्य संचालन चल रहा था, वो है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रिया 2006 अधिसूचना। यानी 2006 की अधिसूचना के तहत अभी तक ये सब कुछ संचालित हो रहा था, लेकिन इसमें बदलाव की बात वर्तमान में की जा रही है, और इन बदलावों के तहत ही लाया गया है नया नोटिफिकेशन 2020, और उसी बात को लेकर आज का आर्टिकल हमारा है। और वो अभी ड्राफ्ट में है, ध्यान रखना, अभी वो कानून नहीं बना है, और 20 दिन की सरकार ने मोहलत दी है लोगों से जानने की कि इसमें क्या हम सुधार करें और इसमें आगे हमें और क्या नए रिफॉर्म करने चाहिए। अब हम जानते हैं हल्की सी एक पृष्ठभूमि कि आखिर हमारे जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है इसका विकास कैसे हुआ है।
आपको पता होगा एनवायरनमेंट के चैप्टर में आप पढ़ते हो पर्यावरण पर स्टॉकहोम घोषणा 1972, और भारत ने भी उस पर एक हस्ताक्षर किया था। उसके बाद 1974 और 1981 में हमारे पास में दो एक्ट आते हैं। एक तो आता है वाटर से संबंधित और एक आता है एयर से संबंधित, और दोनों किससे संबंधित है कि जल और वायु में प्रदूषण को नियंत्रित करना, और उसके लिए ये कानून लाए गए थे। एक घटना घटित होती है 1984 में, भोपाल गैस रिसाव आपदा। उसके बाद देश में बहुत बड़ा भूचाल आता है कि ऐसा कोई हमारे पास में एक्ट नहीं है जो पर्यावरण को संरक्षण कर सके, कंपनियों पर लगाम लगा सके, इलीगल कंपनी को रोक सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1986 में एक एक्ट लाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और उसके बाद 1986 के बाद 1994 में इस एक्ट के तहत ही EIA के मानदंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के नॉर्म्स को अधिसूचित किया गया। तो एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के नॉर्म्स अधिसूचित होते हैं 1994 में 1986 एक्ट के तहत। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद समय समय पर इसमें रिफॉर्म होते गए, जैसा कि सबसे पहला रिफॉर्म हुआ था 2006 में, और 2006 के बाद आज 2020 में एक नया नोटिफिकेशन आया गया, और वो अभी ड्राफ्ट की भूमिका में है, यानी अभी तक वो कानून नहीं बना है, फाइनल इम्प्लीमेंट होना बाकी है। और ये मैंने आपको बता दिया कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया जाता है इसके तहत, और हमने उसमें 6 चरण भी देख लिए हैं। और इसमें प्रत्येक विकास परियोजनाओं को पहले से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इससे गुजरना जरूरी होता है, यानी एक प्रोसेस है जिससे किसी भी विकास परियोजना को गुजरना जरूरी है, आवश्यक है, कंपल्सरी है। अब हम बात करते हैं कि इस नए ड्राफ्ट में से क्या बातें हैं जिसको लेकर के विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, पर्यावरण जो कार्य करता है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस। इसको हम समझेंगे है क्या। 2006 की अधिसूचना में ये था कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने से पहले, उससे पहले आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना होता था, यानी पहले आपको मंजूरी लेनी होती थी, पहले आपको क्लियरेंस लेना होता था, और उन 6 स्टेप्स जिसकी हमने चर्चा की उनसे गुजरना होता था। लेकिन अभी नए ड्राफ्ट में कहा है कि आप एक काम कीजिए, आप अगर इस्टेब्लिश कर लेते हो किसी प्रोजेक्ट को तो कोई बात नहीं, आप कर लो, हम उसके बाद में देख लेंगे कि ये प्रोजेक्ट इलीगल है या लीगल है, या फिर सही है या गलत है, या कैसा इस पर पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये नया प्रोविजन इसके तहत जोड़ा गया है जिसको कहा गया पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस, यानी कि प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद में क्लियरेंस की प्रोसेस आगे बढ़ाना। और एक बात और कि इसमें इलीगल को पता लगाना कठिन है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट तो लॉन्च हो चुका है और बाद में उसको सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है उसको इलीगल कहना, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नुकसान कर जाएगा। तो सरकार ने एक नया रास्ता निकाला है, इसके लिए कहा गया है कि उस पर हम एक काम करेंगे, उस पर फाइन लगा देंगे। तो आप सोच कर देखो, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, उसने पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा दिया और फिर मात्र फाइन लगाकर उसको छोड़ दिया जाता है। तो पर्यावरण जो कार्य करता है वो उसी बात को लेकर आलोचना कर रहे हैं कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को पहले आप उसको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के 6 स्टेप से आपको गुजारना चाहिए और अनुमति देनी चाहिए, क्लियरेंस देना चाहिए, उसके बाद में आपको उसको इस्टेब्लिश करने की अनुमति देनी चाहिए। तो पहली बात हमने समझ ली पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस। दूसरी बात है पब्लिक ट्रस्ट थ्योरी को त्याग दिया गया है। पब्लिक ट्रस्ट थ्योरी क्या है समझते हैं। पहले 2006 के एक्ट में यह था कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करती है कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति, तो क्या होता था कि सार्वजनिक शिकायत पर उसकी सुनवाई होती थी। अगर मान लो उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया किसी भी कंपनी ने, तो उस प्रोजेक्ट के खिलाफ अगर सार्वजनिक शिकायत हो गई तो उसकी सुनवाई होती थी। लेकिन अभी इस ड्राफ्ट में ये बातें इंगित कर दी गई है कि नियमों का अगर उल्लंघन होता है तो इसकी रिपोर्ट या तो सरकारी प्राधिकरण या स्वयं डेवलपर्स को करनी होगी। उल्लंघन के बारे में किसी भी सार्वजनिक शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी आप सार्वजनिक शिकायत की अब गुंजाइश इन्होंने समाप्त कर दी है। अब अगर या तो सरकारी प्राधिकरण वहाँ जाकर के कोई शिकायत कर सकता है या स्वयं डेवलपर से वो कर सकता है। तो पर्यावरण के कार्यकर्ता इस बात को लेकर भी कि आपने पब्लिक ट्रस्ट थ्योरी है उसको आपने त्याग दिया है। तो हमने 2 बातें सीखी है, दोनों ध्यान रखना। 2P आप याद रख सकते हो। 2P में पहला P क्या है? पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस। दूसरा P क्या है? पब्लिक ट्रस्ट थ्योरी। तो ये 2P ध्यान रखना, नए ड्राफ्ट के 2 बिंदु 2P। अब हम देखते हैं कुछ छूट इसमें दी गई है। जैसे मान लो सीमावर्ती क्षेत्रों में अगर सड़क और पाइपलाइन जैसी परियोजनाएं हैं तो उन पर सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं होगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में ठीक है, ये एक लगता है कि ये ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे कई मुद्दे जुड़े रहते हैं। सभी अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्गों का अगर विस्तार करना है, उनको अगर बढ़ाना है तो उस पर प्रियर क्लियरेंस की छूट दे दी जाएगी, यानी पूर्व उससे पहले क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये भी ठीक है।
और एक तीसरी बात है कि फुल असेसमेंट की श्रेणी से कई उद्योगों को हटा दिया गया है। जो मैंने आपको बताया था जो 6 चरण, उसमें फुल असेसमेंट उसी को कहा गया है कि उससे प्रोसेस से गुजरने के लिए काफ़ी उद्योग थे उनको हटा दिया गया है। जैसे सबसे बड़ा फायदा मिलेगा निर्माण क्षेत्र को, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को, कंस्ट्रक्शन जो भी काम होता है उसको इन 6 स्टेप से गुजरना नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखना, कुछ छूटें इसमें दे दी गई है। एक इसमें मुख्य बात यह कि मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स को कम कर दिया गया है। यह है क्या, वो समझते हैं। 2006 के नोटिफिकेशन में यह था कि प्रत्येक 6 महीने में प्रोजेक्ट ओनर्स को एक रिपोर्ट देनी होगी और वो उस रिपोर्ट में बताना होगा कि हमने इतना काम किया है और पर्यावरण को हमने कोशिश की कि नुकसान नहीं पहुंचे और फिर भी हमारे द्वारा इतना नुकसान पहुंच चुका है, तो आप वो देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें अपने प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो प्रत्येक 6 महीने में देनी होती थी, किंतु अब इसे 1 वर्ष कर दिया गया है। तो पर्यावरण के जो कार्य करता है वो इस बात को लेकर आलोचना कर रहे हैं कि इससे तो नुकसान होगा ना कि 1 वर्ष में आपको अगर वो रिपोर्ट सौंप रहा है तो पिछले 1 वर्ष में क्या घटित हुआ उस बात का उसको मात्र फाइन देकर के फिर छोड़ देना, तो ये सब चीज़ें इलीगल प्रोजेक्ट को प्रमोट करेगी। तो ये बिंदु ध्यान रखना, आप 6 महीने प्रोजेक्ट ओनर्स को रिपोर्ट देने के बजाय अब 1 वर्ष में देनी होगी। अंतिम बात इसमें है कि एक रणनीतिक श्रेणी नई जोड़ दी गई है, अदर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, ये नई श्रेणी बना दी गई है। यानी इसके तहत अगर कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो फिर उसके लिए ये 6 स्टेप से गुजरना आवश्यक नहीं है। तो फिर पर्यावरण के कार्यकर्ता इस बात के लेकर आलोचना कर रहे हैं कि इसके तहत आप किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दोगे और उस पर फिर एनवायरमेंटल असेसमेंट जो इम्पैक्ट असेसमेंट है उससे गुजरने की प्रक्रिया वहाँ पर रद्द हो जाएगी। तो ये गलत बात है। हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अभी आपने देखा कि भारत और चाइना जो लगातार एक युद्ध की स्थिति उन पर बनी हुई है, हालांकि युद्ध ना हो ये हमारे लिए अच्छी बात है दोनों देशों के लिए, लेकिन गलवान की घाटी में जो पिछले कुछ दिनों में जो हमारे गतिरोध चल रहे हैं और चीन ने जो अपनी नापाक हरकत की है कि हमारे 20 सैनिकों को उन्होंने एक तरह से मौत के घाट उतार दिया, जो कि गलत था, दोनों देशों की विदेश नीति के लिए ठीक नहीं था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारत ने 59 चीन के एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आज का आर्टिकल हमारा इसी से संबंधित है और इंडियन एक्सप्रेस की ये बहुत अच्छी खबर है कि टिकटॉक और अन्य जितने भी चीन के एप्लीकेशन हैं उन पर बैन क्यों लगाया गया है और उनके आगे क्या इम्पैक्ट होंगे और ये कैसे लगाए गए, किन प्रोविज़न के तहत लगाया गया और आगे कब तक रहेगा। तो इन सब बातों की हम आगे चर्चा करने वाले हैं। सोमवार की बात है और चीन के 59 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया भारत सरकार के द्वारा, जिनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर इट कैम स्कैनर जैसे बहुत ही लोकप्रिय एप्लीकेशंस है जो कि iOS और एंड्रॉयड डिवाइसों पर बहुत बड़ी संख्या में भारत के उपभोक्ता के द्वारा यूज किए जाते हैं। और ये ठीक बात है, हम हमारी दैनिक दिनचर्या में ये एप्लीकेशन यूज भी करते हैं। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की इस कार्रवाई का कानूनी आधार क्या है। तो कानूनी आधार आप एकदम क्लियर ध्यान रखना कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत ये प्रतिबंध लागू किया गया है। तो ये आप एकदम क्लियर रखना। ये एक इंटरव्यू में सामान्य क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकते हैं या फिर आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में चीन की एप्लीकेशन पर बैन लगा है, उसका कानूनी आधार निम्नलिखित में से कौन सा। आपको 2-3 ऑप्शन दे देंगे जिनमें आपको बताना होगा कि ये इनमें से कोई एक हो सकता है। तो इसमें क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A। अब हम कुछ ऐसी बात जानना आगे चाहेंगे जिससे हमें पता लगे कि आखिर बैन क्यों लगाया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस धारा के में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी सूचना के सार्वजनिक उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी करने की सरकार की शक्ति है। यानी सरकार ऐसी कोई भी गाइडलाइन जारी कर सकती है जो सरकार को ठीक लगे कि ये सूचना के सार्वजनिक उपयोग के लिए ठीक है। अब इसमें एक बात कि केंद्र सरकार या इसके किसी भी अधिकारी ने विशेष रूप से इसके लिए अधिकृत किया गया है कि आप ऐसी कोई भी गाइडलाइन जारी कीजिए। और एक बात इसमें यह है कि संप्रभुता यानी भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों और सार्वजनिक व्यवस्था के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या किसी संज्ञेय के कमीशन को रोकने के लिए। तो इसका मतलब सामान्य अगर शब्दों में कहे तो भारत की अगर संप्रभुता और अखंडता की जहाँ पर बात आ जाती है, जहाँ पर लगता है कि भारत की एकता को खतरा है, भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए खतरा है, तो वहाँ पर भारत ऐसी गाइडलाइन जारी कर सकता है। और ये किसके तहत कर रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A। तो ये ध्यान रखना है। और बाकी इसमें यही बात घुमा फिरा के दोबारा कही गई है कि कुछ भी ब्लॉक किया जा सकता है अगर वो ठीक नहीं है। और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक बयान है, वो देख लेते हैं, आपको थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी कि आखिर ये क्यों किया गया है। तो इसमें इनका बयान था कि विभिन्न स्रोतों से हमें कई ऐसी शिकायतें मिली है जिनमें से कुछ मोबाइल ऐप्स का दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल है, यानी उनका दुरुपयोग किया जा रहा है।
चोरी करने, उपयोगकर्ताओं के डेटा को अनधिकृत तरीके से उन सर्वरों पर प्रसारित करने के लिए जो भारत के बाहर के स्थान है, यानी भारत के बाहर, यानी सीधा टारगेट किया जा रहा है चीन को। तो चीन पर ऐसे सर्वर काम कर रहे हैं जो भारत की इंटरनल इन्फॉर्मेशन को अपने यहाँ लेके आ रहे हैं और उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। और इससे अंततः रूप से क्या होगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रभाव पड़ेगा। यानी चीन को इन्फॉर्मेशन रहेगी कि वहाँ के जो भी लोकल जो एरिया है वो कैसे है और दिखने में कैसे है, वहाँ के लोगों के बारे में उसको जानकारी मिलेगी। तो इससे नो डाउट भारत की सुरक्षा को खतरा होगा। और ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्वयं कहा है कि ये एक तत्काल चिंता का विषय है जिसके लिए आपातकालीन उपायों की आवश्यकता है। एक बात हम देखते हैं कि इस प्रतिबंध का असर क्या होगा। तो इसमें असर है वो जनरली सभी को पता है कि भारत में कई क्रिएटर्स है जो टिकटॉक और अन्य जितने भी प्लेटफॉर्म वहाँ पर काम करते हैं, तो उन्हें अब आय के अन्य स्रोतों को तलाश करनी होगी। तो ये काफ़ी दिनों से चल भी रहा था कि बैन होने चाहिए, बैन होने चाहिए। तो ये बैन होना तो एकदम ठीक बात है, लेकिन इसका असर इन पर पड़ सकता है। और दूसरी बात, भारत में गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए चीन के कई एप्लीकेशन सहज थे। हाँ, ये बात ठीक है कि टिकटॉक पर एक मजदूर, एक रिक्शा चालक या फिर अन्य कई ऐसे गरीब लोग थे, निम्न आय के लोग थे जो अपने यहाँ वीडियो बना के लोगों को खूब एंटरटेन किया करते थे। तो उनके लिए वो एप्लीकेशन सहज थे, इसलिए वो इन पर टिके हुए थे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि टिकटॉक पर 100 मिलियन इंडियन यूजर्स थे। तो आप कल्पना करके देखो, 100 मिलियन भारत के यूजर्स, केवल भारत की बात कर रहा हूँ मैं, कि 100 मिलियन टिकटॉक पर यूजर थे। उसके अलावा हेलो लाइकी, बिगो लाइव, इन पर भी खूब भारत के यूजर्स थे। अब यह प्रतिबंध क्या स्थायी है? तो इससे अगर कुछ ऐसा आपको बोलने का मौका मिले, लिखने का मौका मिले, तो आप एक मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखना कि मद्रास हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष टिकटॉक पर बैन लगाया था, लेकिन कुछ समय के बाद में उन्हें हटा लिया गया। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ ऐसा बैन, टिकटॉक पर बैन पहले भी लग चुका है, मद्रास हाई कोर्ट ने लगाया भी है। लेकिन वर्तमान की स्थिति थोड़ी अलग है। इस बार चीन की नापाक हरकतों की वजह से, भारत की सुरक्षा और अखंडता की वजह से यह बैन लगाया गया है और आगे लंबे समय तक या फिर स्थायी रूप से भी हो सकता है। तो हमें अभी इस पर कोई स्टैंड नहीं लेना है, आगे हम परिस्थितियां देखेंगे। लेकिन जहाँ तक अभी लग रहा है कि लंबे समय तक ये बैन हटने वाला नहीं है और आगे संभावना ये भी जताई जा रही है कि अब यह स्थायी रूप से भी बैन रहेगा। तो अब वो देखने वाली बात होगी आगे। एक MCQ कर लेते हैं, बहुत ही सरल सा MCQ है कि हाल ही में भारत के द्वारा चीन की 59 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाए गए, जिसका कानूनी आधार क्या है। और हमने इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। और धारा कौन सी थी? 69A, 69A। ये द हिंदू का एक ओपिनियन पेज का एक आर्टिकल है। इसमें बताया गया वर्ल्ड बैंक की एक योजना है स्टार्स प्रोजेक्ट्स, तो उसी के बारे में है और वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या। ये वर्ल्ड बैंक का एक कार्यक्रम है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। तो आपको लग गया होगा कि टीचिंग के संबंधित है, लर्निंग से संबंधित है, यानी कुल मिलाकर के भारत में जो विद्यालय जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उनसे संबंधित होगी। इसका टारगेट क्या है कि भारत के 6 राज्य कौन कौन से नीचे दिए हुए हैं? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल। विद्यालयों में प्रशासन में सुधार एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करना। तो पहली बात क्या हमें सीखने को मिली कि पूरे भारत के सभी राज्यों में इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, ये केवल और केवल 6 राज्यों में इम्प्लीमेंट होगी। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल। आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे मान लो ये भारत का मैप है और भारत के मैप में आप देखो यहाँ पर ओडिशा है और यहाँ पर महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर महाराष्ट्र है। तो ये 3 तो एक लाइन वाले हो गए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा। और 2 ऊपर है, ये राजस्थान, ये हिमाचल प्रदेश और एक नीचे है वो है केरल। तो 3 और 2 ऊपर, एक नीचे, तो ये कुल मिला के कितने हैं? 6। यानी स्टार्स प्रोजेक्ट इन 6 राज्यों में लॉन्च हो रहा है। अब दूसरी बात, पहली बात तो हो गई कि पूरे भारत के सभी राज्यों में लॉन्च नहीं हो रहा। दूसरी बात, विद्यालयों में प्रशासन में सुधार करना और गुणवत्ता युक्त शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करना इसका लक्ष्य है। तो हमने 2 बातें जानी और उससे हमें पता लगा कि क्या MCQ बन सकता है। अब हम देखते हैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन। स्टार्स प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा सत्य कथन। हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला कथन, यह वर्ल्ड बैंक एवं भारत सरकार दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। ये बात एकदम ठीक है। दूसरी बात, ये भारत के सभी राज्यों के विद्यालयों में संचालित हो रहा है। हमने देखा था कि सभी राज्यों में नहीं बल्कि भारत के केवल 6 राज्यों में यह संचालित होगा, तो ये गलत हो गया। तीसरा कथन देखते हैं, इसका मुख्य लक्ष्य विद्यालयों में प्रशासन में सुधार करना एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा को प्रोत्साहन करना। ये ठीक है। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन 1 और 3। दूसरा गलत था। गलत क्यों था? क्योंकि ये भारत के सभी राज्यों में संचालित नहीं होगा, यह केवल 6 राज्यों में संचालित हो रहा है।
ये टॉपिक संबंधित है एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम ATDS मारिच के संदर्भ में। ये है क्या? अच्छा, आपने एक मूवी देखी होगी गाजी अटैक। गाजी अटैक में आपने देखा होगा कि हमारी एक भारत की एक सबमरीन रहती है जो पानी में चलती है और एक रहती है पाकिस्तान की सबमरीन। तो उन दोनों के बीच जो आपसी लड़ाई है वो इसमें दिखाई गई है। आप ज़रूर देखना, अच्छी मूवी है गाजी अटैक। तो इसमें जो एक तरह से आप ये मान लो कि टॉर्पीडो वो होता है कि सबमरीन जो पानी के अंदर चलती है उसकी जो मिसाइल होती है उसको बोलते हैं टॉर्पीडो। यानी अगर हमें सामने शत्रु देश की सबमरीन पर अटैक करना है तो हमारे पास में एक टॉर्पीडो होता है, वो हम लॉन्च करेंगे और उसको उस पर अटैक के लिए रवाना कर देंगे। तो जो पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल उसको क्या बोलते हैं? टॉर्पीडो सिस्टम। तो ये बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया क्या है, ये चर्चा में क्यों है। भारत ने अपना एक स्वदेशी निर्मित एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारिच लॉन्च किया है। तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट, भारत का स्वदेशी है, हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। उसका नाम क्या मारिच, और ये नेवी में शामिल कर लिया गया है। ये भारत की नेवी के द्वारा सबमरीन में उपयोग में आने वाला एक सिस्टम है जिसके तहत दुश्मन देश के सबमरीन के टॉर्पीडो की न केवल खोज की जा सकती है बल्कि सबमरीन पर हमला भी किया जा सकता है। ये दो काम एक साथ करेगा। सबसे पहला बात ये ध्यान में रखेगा कि शत्रु देश की जो सबमरीन है वो अपना टॉर्पीडो लॉन्च करके हमारी ओर अटैक तो नहीं कर रही, तो उसकी खोज करेगा, उसको डिटेक्शन करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा और उसके बाद उस पर अटैक करेगा। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखना। और ये विकसित किसके द्वारा किया जा रहा है? DRDO की दो लैब्स है, NSTL और NPOL। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ध्यान रखना DRDO इसको विकसित कर रहा है। देखो एक फ़ोटो भी दी हुई है यहाँ पर, आप इसको देखकर समझ सकते हो कि इन्होंने क्या किया। सबसे पहले मारिच जो हमारा सिस्टम है उसने डिटेक्ट कर लिया ये दुश्मन देश की मिसाइल है, सबमरीन है। तो दुश्मन देश की सबमरीन ने टॉर्पीडो लॉन्च कर दिया, उसको डिटेक्ट कर लिया और उसके बाद उसको देखो भटका दिया, तो उसका टॉर्पीडो इधर चला गया और एक इधर चला गया। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये डिटेक्ट के बाद में उनको डाइवर्ट भी कर सकता है, तो उसको डाइवर्ट करने का काम किया। और उसके बाद तीसरा काम क्या करेगा? इस पर अटैक कर देगा। तो मारिच का काम क्या क्या हो गया? सबसे पहला काम डिटेक्ट करना, दूसरा काम डाइवर्ट करना, तीसरा काम अटैक करना। तो ये तीनों काम ये एक साथ करेगा मारिच। अब देखते से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकता है। मारिच की सर्वोत्तम व्याख्या क्या है? पहला ऑप्शन देखते हैं, यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल आने वाला उपग्रह डिफेंस सिस्टम है। नहीं, गलत है, ये एंटी सैटेलाइट सिस्टम या डिफेंस सिस्टम नहीं है। यह रक्षा प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल होने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह भी गलत है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। यह एक टॉर्पीडो सिस्टम है, बिल्कुल ठीक बात है, जो भारतीय नेवी के द्वारा दुश्मन देश की सबमरीन को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये ठीक है, सी ऑप्शन एकदम सही है। देखते हैं आज का अंतिम टॉपिक, ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल NPC के संदर्भ में है। ये चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि हाल ही में इसकी गवर्निंग काउंसिल की 49th मीटिंग का आयोजन किया गया था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माननीय मंत्री जी पीयूष गोयल जी ने। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और ये किसके अधीन है? ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। और इसका टारगेट क्या? भारत में उत्पादकता की संस्कृति को बढ़ाना, यानी जो भी नए इनोवेशन करता है या फिर कुछ भी कोई अपना मैन्युफैक्चर स्ट्रक्चर को डेवलप करता है तो वो सब चीज़ें प्रमोट करती है। यानी कोई इंटरनल ट्रेड के लिए या फिर अपना खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए अपना को भी कुछ भी आप सोच कल्पना करके देखो जिससे प्रोडक्शन बढ़ता हो, प्रोडक्टिविटी का विकास होता है, तो उसके लिए NPC काम करती है कि कैसे भारत में प्रोडक्टिविटी कल्चर को प्रमोट किया जाए। और एक बात ध्यान रखना कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत यह ऑटोनॉमस और गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है। गैर लाभकारी संगठन का मतलब इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। और लक्ष्य मैंने आपको बता दिया कि भारत में उत्पादकता की संस्कृति को बढ़ाना। यह राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का लोगो है, योगः कर्मेषु कौशलम इस पर लिखा हुआ है। और बाकी इसमें कुछ खास बात नहीं है, सभी बातें हमने देख ली है। एक बात ध्यान रखना कि NPC टोक्यो स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन का एक घटक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल किसका कंपोनेंट है, उसमें ऑप्शन आ जाए वर्ल्ड बैंक, IMF, तो वो सब गलत होंगे। ये किसका है? एशियाई उत्पादकता संगठन APO, एशियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल का एक कंपोनेंट है जो एक अंतर सरकारी निकाय है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का मतलब विभिन्न देश आपस में मिलकर के इसको इस्टेब्लिश किए हैं और भारत भी इसका एक संस्थापक सदस्य है। तो हमने दो बातें यहाँ पर सीखी। सबसे पहली बात कि एशियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल जिसका भारत सदस्य है, और दूसरी बात नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इसका एक कंपोनेंट है। तो ये दो बातें ध्यान रखना। अब देखते हैं आज का हमारा अंतिम MCQ जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के संदर्भ में पूछा गया है। इसमें हमें पहचान किसकी करनी है? असत्य कथन की। देखो गौर करना, सत्य नहीं असत्य पूछा है। अब देखते हैं सबसे पहला कथन, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। ये ठीक है, हमने देखा था कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के DPIIT के अधीन ये एक स्वायत्त निकाय है, तो ये ठीक है।
दूसरा देखते हैं, ये भारत में उत्पादक संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए 1958 में गठित की गई थी। ये भी एकदम सही है। और पूछा क्या इसमें, असत्य कथन। देखो गौर करना, यहाँ पर क्या पूछा है, असत्य कथन। और असत्य कथन दोनों ही नहीं है, दोनों ही क्या है, सत्य कथन है। और इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।